और अब बात बहुत ही अहम मामले की। नाजरीन, मशरिक वुस्ता में आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग अब बाकायदा मैदान जंग में तब्दील हो चुकी है, जहां अमरीका और ईरान एक दूसरे पर होलनाक हमले कर रहे हैं। ईरान के अहम तरीन शहर चाबहार, बुशहर, कैशम और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे हैं। ईरान ने भी खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी है। कुवैत का पेट्रियाट निज़ाम हो, कतर की अलउदैद एयरबेस हो या ओमान की बंदरगाह हो, इसके अलावा दुकम हो, कोई जगह ईरानी हमलों से महफूज नहीं है। अमरीकी सेंटकॉम ने 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा करते हुए ईरान को कीमत चुकाने की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया की सबसे अहम आबी गुजरगाह आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी क़यादत से रब्ता करके तहम्मुल की अपील की है और इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद पर जोर भी दिया है। क्या ये जंग आलमी मईशत को ले डूबेगी? क्या वाशिंगटन और तेहरान अब पीछे हटने को तैयार हैं? और इस पूरे बहरान में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? आज की इस बड़ी बहस में अहम तरीन सूरत हाल पर हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद साहब और वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर जमील अहमद की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्या अमेरिका और ईरान की बराह रास्त झड़प एक महदूद ऑपरेशन है या पूरे मशरक़ वुस्ता को अपनी लपेट में लेने वाली एक बड़ी इलाकाई जंग की ये शुरुआत नजर आ रही है? कहते हैं, पहली बात तो ये है कि यकीनन ये एस्केलेट हुआ है, लेकिन टिट फॉर टैट है। यानी जितने वहां से बम्बार्डमेंट हो रही है, जितने अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से, उसकी कुछ परसेंटेज बढ़ा के 1 और 2% एक्स्ट्रा करके ईरान भी मिसाइल दाग रहा है और ठीक ठाक मिसाइल दाग रहा है। और जो बेसेज हैं अमेरिका के इस इलाके में, आपने अभी जिक्र किया कुवैत का, बहरीन का, क्योंकि जाहिर है इधर बहुत बड़े बड़े बेसेज हैं, और जॉर्डन में भी। तो इसी तरह ये, और आज यूएई में भी अलार्म बजते रहे हैं, कतर में भी अलार्म बजते रहे हैं वहां, क्योंकि इन तमाम जगहों पर बेसेज हैं। तो ईरान ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यहाँ से ये बेसेज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लपेटना शुरू करें। और जो MOU है, जब वो गुफ्तगू उसमें हो रही थी, उस वक्त भी ये बात हुई कि आप जो ईरान के सामने जहां ईरान के करीब फौजी डिप्लॉयड हैं अमेरिका के, उनको इधर से आप हटाएं। खैर, वो तो एक मुख्तलिफ बात हो गई। अभी बात हो रही है क्योंकि अमेरिका ने बड़े वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को बता दिया कि आबना हुर्मुज़ पर बिल्कुल फ्री पैसेज होना चाहिए। इसके दो ज़ाविये हैं यहाँ। एक तो ये है कि ठीक है फ्री पैसेज, क्योंकि उसमें यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ IC में बिल्कुल वाज़ेह है कि इनोसेंट वेसल को आर्टिकल 17 के तहत, यूनाइटेड नेशंस के IC के लॉ के तहत, ये फ्री पैसेज करना चाहिए। खैर, उसी लॉ में मौजूद है 24वां उसका और 39 आर्टिकल, कि उसमें मैनेजमेंट किया जा सकता है, जैसे कि मलाका को अबनाए मलाका को किया जा रहा है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की तरफ से, उसमें बाद में आ जाते हैं। लेकिन यह है कि इस वक्त अमेरिका का उसमें एक और जाविया है, क्योंकि अमेरिका की कोई 17 के करीब जो अमरीकी अड्डे वहां पिछली जंग में, यानी फरवरी से लेके और अप्रैल तक उसमें तबाही हुई है, उसको उन्होंने कुमक भी पहुंचानी है। और वहां से जो सामान डैमेज हुआ है, ये एक नया जाविया आपको मैं दे रहा हूँ, उन बेसिस पर बड़ा सामान डैमेज हुआ है, हथियार और औजार डैमेज हुए हैं, उसको निकाल के वापस ले भी जाना चाहते हैं। पसे पर्दा पासदारान ये समझते हैं कि कहीं वो कुमक से दोबारा बेसिस को इतना ज्यादा फाल ना बना दिया जाए कि ईरान के लिए खतरा हो जाए। ये पसे पर्दा बात ये भी चल रही है। लेकिन आ जाते हैं, पूरी दुनिया इस वक्त सहमी सी है कि अभी तो उनको सांस भी वापस नहीं आया है। 3 महीने की जो सप्लाई डिसरप्शन हुई है, जिसमें के ऑयल फ्यूल की वजह से दुनिया के जो रिजर्व हैं वो कोई 75% खर्च हो गए। अमेरिका में 174 दिन का रिजर्व था। डेली के हिसाब से 1.5 मिलियन लीटर वो रिजर्व अपना खर्च कर रहे थे, और अब भी उनके पास 10-15 दिन से ज्यादा है नहीं रिजर्व अमेरिका के पास। तो लिहाजा अमेरिका को भी इस मामले में उनका एपिटाइट, यानी कि उनको क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे अगर लंबी जंग छिड़ गई? नहीं लगता। क्या ईरान बर्दाश्त कर सकता है? लगता है कि हाँ, 2-3 महीने, क्योंकि काफी कठिन कौम है, काफी इस्तकामत पसंद कौम है, और उन्होंने साबित कर दिया फ्यूनरल पर जिस तरीके से इंसानों का समुंदर निकला, दुनिया के सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, उसकी वजह से जज्बात भी उसी हिसाब से
पूरी कौम के हैं। और आज खमनाई साहब ने, मुज्तबा खमनाई साहब ने एक ऐसी बात की कि दुनिया ने नहीं सुनी होगी, और वो बात उन्होंने बता दिया कि हमने इसके इसके अपने शहीदों का बदला लेना है, और ये एक कौम का कर्ज है। मैं अपने वालिद की वजह से नहीं कह रहा हूँ, खमनाई साहब कहते हैं मैं तमाम अफराद जो शहीद हुए हैं और वो और बच्चे जो उन्होंने शहीद हुए हैं, जो उनकी जानिब से मिसाइल फायर किया गया उसके ऊपर ये तहरीर भी दर्ज थी कि खून के आखिरी कतरे तक हिसाब लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। डॉक्टर जमील अहमद साहब साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन वकार हसन साहब से पहले सवाल कर लेंगे। वकार हसन साहब, अमरीकी सेंटकॉम की तरफ से 300 से ज्यादा अहदाफ और 140 फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद ईरान की जवाबी हमला करने की फौजी सलाहियत को क्या समझते हैं आपके? कितना नुकसान पहुंचा है? ईरान किस पोजीशन पे है फौजी कुव्वत के लिहाज से? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक उससे पहले बस सिर्फ ये ब्रीफली कि ये जो एक ट्रायंगल है लड़ाई की, इजराइल, ईरान और अमेरिका, अगर इसको ट्रायंगल लें, स्ट्रक्चर में ही बेसिकली इम्बैलेंस है। इसके तीनों कोने इम्बैलेंस्ड हैं, और दैट्स व्हाई जो पीस एफर्ट्स हैं वहां पे बड़ा मसला बनता है जब आप हाथ डालते हैं इसमें। एक कोने में ट्रम्प साहब और उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, एक कोने में नेतन्याहू है, और एक कोने में IRGC। और थोड़ा बहुत आई वुड से कि इस दफा जो है जब दोबारा लड़ाई स्टार्ट हुई है, 3 शिप्स जब गुजरे 3-4 दिन पहले, जिसमें आई थिंक एक सऊदी अरेबिया, कतर और एक शायद सिंगापुर या लाइबेरिया का था, और उसको मेरे ख्याल में हिट करना बनता नहीं था। उस दौरान जो है आपने देखा कि आखिरी रसूमात हो रही थी सैयद अली खामेनी शहीद की। बिल्कुल ऐसे। तो आई डोंट नो कि who's controlling, और ये आई थिंक दैट गेम अ ट्रिगर। अच्छा, मेरी असेसमेंट ये है कि दोनों साइडों ने रिकूपरेट तो किया है, लेकिन अभी अमेरिका ने भी काफी, आई थिंक 21 शिप्स और आ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट वो कर रहे हैं, और जो बेसिस हैं जो हिट किए हैं ईरान ने, वहां पे भी आई थिंक काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली ये हो रहा है कि दोबारा आपने फिर गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनको अपनी लपेट में ले लिए। इसमें अगर आप देखें तकरीबन 11 एंटिटीज बन जाती हैं टोटल, तो ये कोई बायलैटरल वॉर है भी नहीं है। इसमें गल्फ के 5-6 ममालिक हैं, फिर इस तरह जॉर्डन है, देन यू हैव बेसिकली हुतीज हैं, हिजबुल्लाह है, इराक है, और बाकी 3 जो बड़े मुल्क हैं जो लड़ रहे हैं। तो ये आई थिंक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि समहाउ जो है पीस ऐसा ऐसा पीछे पुश हो रहा है। वी आर हेडिंग इनटू रीजनल वॉर, खुदा ना खास्ता। और ये फिर बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा आई थिंक इस्लामिक वर्ल्ड का भी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इतना रिजिड स्टांस है कि इट कैन नाउ रिजल्ट इनटू सम अदर पावर जंपिंग इनटू इट, और वो बड़ा खतरनाक होगा। तो आई थिंक IRGC और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। और अगर आप देखें तो जिस तरह के ऐलानात होते हैं वहां से, वो पीस को अंडरमाइन भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान को भी चाहिए कि वो कंट्रोल करें। दूसरी साइड तो मैंने बताया है कि जिस तरीके से अमेरिकन हैं या जो उनकी स्पेशली वॉर लॉबी है और नेतन्याहू, दे वुड लाइक टू कंटिन्यू, का क्या फर्क पड़ता है, इलाके की तबाही होगी, बाकी जो है ईरान की तबाही होगी अल्टीमेटली। तो एट टाइम आई फील कि IRGC इज प्लेइंग मोसाद की गेम खेल रही है इनके कुछ लोग जो है, सॉरी टू से, बिकॉज ये जो शिप्स हिट हुई कोई तुक नहीं बनती। तो यहाँ पे आई फील कि शायद ईरान जो है पब्लिक सपोर्ट लूज करना शुरू कर दे, जो ग्लोबल सपोर्ट थी। अभी जब आपने देखा आखिरी रसूमात में भी बहुत ज्यादा पजीराई भी हुई, सबसे बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान से गया और सारी दुनिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसमें यह भी है कि मुज्तबा खमेनी साहब सामने नहीं आए, और उसमें भी काफी सारे सवालात हैं। तो अभी आई फील कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एफर्ट चाहिए होगी बाय सऊदी अरेबिया, तुर्किया, आप देखें कतर का जहाज हिट हुआ, फिर भी उनका डेलीगेशन गया वहां पे, चाइना है, रशियन फेडरेशन है, पाकिस्तान, तो मिलके इस आग को ठंडा किया जा सकता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भी स्टेप अप हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाएंगी, खुदा ना खासा एक रीजनल वॉर शुरू हो सकती है, और उसमें इस्लामिक वर्ल्ड का ओवरऑल नुकसान होगा। बाकी जो है अमेरिका भी अपना थोड़े बहुत जख्म ठीक करके निकल जाएगा, और इजराइल भी, और दैट विल बी एक्चुअली एट कॉस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हारिस नवाज ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, कहिएगा, हमने देखा कि पाकिस्तान ने शुरू दिन से ही सालिसी का किरदार अदा किया और भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उम्मीद है, उम्मीद के चिराग मदम पड़ते दिखाई दे रहे हैं और इस्लामाबाद मुआहिदा आहिस्ता आहिस्ता बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। इस तारीखी समझौते के बावजूद जंग की जो चिंगारियाँ हैं दोबारा भड़क उठी हैं। ताज़ा तरीन बहरान यह है कि आपने हुर्मुज़ के पानियों में अस्करी कशीदगी इस नहज पर पहुंच चुकी है कि जहां ईरान की जानिब से तिजारती और तेल के टैंकर्स पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, और इन हमलों की जद में खुद बरादर इस्लामी ममालिक के जो बहरी जहाज़ हैं वो आ रहे हैं, जिससे मुस्लिम दुनिया की मैशत गहरे इसराब का शिकार हो रही है। अमरीका और ईरान की जानिब से वाजे कर दिया गया और साफ साफ ये कह दिया गया है कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। आप क्या समझते हैं, खित्ते में जंग मजीद बढ़ रही है?
देखिए, एक दो बातें वी मस्ट अंडरस्टैंड। पाकिस्तान ने इतनी मुश्किल एनवायरनमेंट्स में 47 ईयर की दुश्मनी को किसी तरीके से भी डिस्कशन करके पर्सनल एफर्ट मार्शल की, प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट से, ईरान लीडरशिप से, ये फाइनली इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन करवा लिया जनवरी में, और 3 टेक्निकल टीमें बन गई। इन आप 14 पॉइंट को देखें तो वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, ईरान इज ऑन अपर हैंड, ईरान इज ऑन हाई मॉरल ग्राउंड। ईरान के जितने पॉइंट हैं वो ईरान इज अ बेनिफिशियरी। अमेरिकन को यही क्रिटिक उनके वहां पब्लिक के भी सब किए कि व्हाट हैव यू गेन्ड, यू हैड गॉन टू ईरान के 4 टारगेट्स आपने रखे थे, चारों अचीव नहीं कर सके, तो व्हाट हैव यू डन इट, लेस न्यूक्लियर एक्सेट की हम डीन्यूक्लियराइज कर लेंगे, बाकी तो ईरान की सैंक्शन में सब कुछ खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान हैज टू रियलाइज कि दे हैव टू शो मोर रिस्ट्रेंट। प्रोवोकेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू से करते हैं, अभी भी वो बात जो होती है ज्यादा आपकी प्रेशर टैक्टिक्स है, पोस्टरिंग है, बट देन हु हैज टू इंश्योर फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ईरान रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कि ईरान इज द गेनर, बेनिफिशियरी है आपकी। उन्होंने सैंक्शन खत्म कर दी, उन्होंने आपके एसेट रिलीज कर दिए, उन्होंने आपके $300 बिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है वो भी हम डेफिनेट करेंगे। उन्होंने इमीडिएटली कहा जब तक हम मुज़ाकरात हो रहे हैं, Iran can sell its oil and gas on market price to anyone. What else you need it? बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट शो करना है। अगर कहीं से वो प्रोवोकेशन आती है, यू हैव टू सी, अगर ईरान, सऊदी अरब का, कतर का और एक और शिप जा रहा था गलत लेने, वाज इट अप्रोप्रिएट कि आप जाके स्ट्रेट उस पर ड्रोन फायर कर दे और आप उस पर वार्निंग शॉट फाइन करते, उसको वार्निंग दे देते, तो वार्निंग शॉट राइट लेफ्ट मार देते। आपके डायरेक्ट अभी कम्युनिकेशन है सालिसी के बाद से कतर के साथ, सऊदी अरब के साथ, आप उनके फॉरन में स्टोरिंग करते हैं कि जी आपको शिप आ रहा है, गलत जा रहा है, प्लीज टेक इट बैक, इट विल कॉज एम्बैरेसमेंट फॉर अस, बाकी को इसको एनकरेजमेंट होगी। पाकिस्तान की बात कर लें, आप जब पाकिस्तान को कहते हैं आप अमेरिका से मौके पर बात कर लें, सऊदी अरब से बात कर लें, कतर से बात, प्लीज टेक योर शिप बैक, इट इज गोइंग टू क्रिएट एम्बैरेसमेंट फॉर अस, वी डोंट वांट इट, देन थिंग कुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। आपने करके देन जो इजराइल चाहते हैं आपने उसकी बात पूरी कर दी। यू मस्ट अंडरस्टैंड जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं IRGC के, वो उनका हुकूमत में वाकई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपको इतनी बड़ी मिलिट्री, यू हैव रीइमर्ज्ड एज अ मिलिट्री लीडर, आपकी दुनिया में इज्जत बढ़ गई है, दुनिया में कदर नहीं करना से देख रहे हैं। पाकिस्तान इज द मोस्ट हैप्पी कि ईरान रीइमर्ज्ड एज अ मिलिट्री पावर, मीन हमें बड़ी स्ट्रेंथ मिल गई है वहां पर, वरना इधर नवाज हुकूमत आती हमारी और कॉम्प्लिकेशन हो जाती।